जिम कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व रामनगर के साथ ही आसपास के इलाकों में गोरजानी के नाम से ये प्यारा सा एक गांव, हरे भरे जंगलात, जंगली जानवर, आसपास के खूबसूरत इलाके इस इलाके की शान को बढ़ा देते हैं। गोरजानी गांव में एक नई सुबह हुई है और सूरज की किरणें अपने पंख फैलाए पूरे गांव को और इस इलाके को अपनी लपेट में ले लेती हैं। नई सुबह का आगाज़ नई खुशियों के साथ, नई उमंगों के साथ हर एक को पैगाम दे रही हैं कि अब सुबह हो गई है और अपने अपने बिस्तर छोड़ दो और अपने अपने कामों पे निकल पड़ो। माधव भी अब उठ गया है और तैयारी कर रहा है अपने स्कूल जाने की। माधव जो कि 10 से 12 साल का एक बच्चा है, बहुत ही मेहनती और सबका प्यारा। माधव की आँख खुलती है तो ऊपर हरे आसमान को देखता है और हरे भरे दरख्तों के पत्ते इसको खुशी देते हैं कि अब एक नई सुबह का आगाज़ हो गया है और दिन की शुरुआत करनी है। माधव सुबह उठता है, हाथ मुँह धो के तैयार होके अब आ जाता है नाश्ता पानी करने के लिए अपने घर वालों के साथ। माताजी, पिताजी, दादी सब बैठ के चाय पानी करते हैं, नाश्ता करते हैं और अपने अपने कामों पे निकलने की करते हैं। माधव के पिताजी जो कि छोटी सी खेती में काम करते हैं और इस तरह अपने घर का जीवन आगे चला रहे होते हैं। गोरजानी के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करके और जंगलात में मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी को चला रहे होते हैं। जिस पुराने दौर की ये बात है, उस वक्त डिक्लेयर तो नहीं हुआ था कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व है, लेकिन जंगल की शान और आबोताब तो तब भी मौजूद थी और लोग इसी में ही अपना रोज़गार तलाश करते थे। लोग दूर दूर से जंगल देखने यहीं आते थे, जैसे कि आज भी रूटीन है। तो पिताजी निकल पड़े हैं अपने काम की तरफ और जो माधव है ये अपना बस्ता उठाए स्कूल की ओर जा रहा है। स्कूल जो कि गांव में ही है और कुछ ही दूर है घर से। तो सबको अलविदा करते हुए माधव निकल गया है अब स्कूल की ओर। बाकी दोस्त भी रास्ते में मिलते हैं, सबको एक दूसरे को मिलते हुए देखते हुए माधव बढ़ रहा है अपने स्कूल की ओर। लेकिन माधव के साथ जो बाकी बच्चों का रवैया है वो कुछ खिंचा खिंचा सा महसूस होता है। जैसे कि सब तो एक दूसरे को मिलते हैं और भाई तुम कैसे हो, हाँ मैं ठीक हूँ, तुमने क्या किया घर जाके और कैसा गुजरा टाइम। लेकिन माधव अकेला ही अपनी मस्ती में बस सबको देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। किसी की तरफ देखता भी है तो बस कोई ख़ास ऐसा रिस्पॉन्स नहीं करता। मुस्कुरा के किसी ने देख लिया तो देख लिया, नहीं तो इग्नोर कर देते हैं, बस नज़रअंदाज कर देते हैं। माधव अपना बस्ता उठाए बस चलता रहता है और पहुंच जाता है स्कूल। बाकी बच्चे भी स्कूल में दाखिल हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं और मास्टर जी को मिलते हैं। मास्टर जी जो कि क्लास में बस सबका इंतज़ार कर रहे होते हैं और सब बच्चे वहाँ पे बैठ जाते हैं, अपने अपने सबक की कॉपियाँ निकाल के, किताबें निकाल के सबक शुरू होने का इंतज़ार करते हैं। यहाँ मास्टर जी भी अब इन बच्चों को पढ़ाना शुरू हो गए हैं, लेकिन माधव जो कि स्कूल तो गया है लेकिन क्लास में दाखिल नहीं हुआ। बस स्कूल में दाखिल होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया है और अपने बस्ते से अपना कॉपी, पेंसिल और कुछ कलरिंग बुक्स निकाल के उसमें कलर करना शुरू कर देता है। अब ऐसा क्यों है कि सब बच्चे तो अंदर स्कूल में चले गए हैं क्लास के अंदर और मास्टर जी उनको पढ़ाना शुरू हो गए हैं। आया तो माधव भी है और माधव अंदर क्यों नहीं गया और बाहर क्यों पेड़ के नीचे बैठ गया है, ये माजरा क्या है? क्योंकि माधव जो है वो बोल नहीं सकता। माधव जो कि अभी तो 10-12 साल का है, लेकिन जब बचपन में था तो छोटा था, तो एक बुखार की वजह से माधव के बोलने की शक्ति चली गई थी। हाँ, सुन ज़रूर सकता है लेकिन अब बोल नहीं सकता। यही वो वजह है कि सब बच्चे माधव को ऐसी निगाह से देखते हैं जो कि किसी के साथ नहीं करना चाहिए और उसको अपने से दूर रखते हैं। लेकिन माधव हिम्मत नहीं हारता और अपनी जो कला है जो ऊपर वाले ने इसको दी है कि उसकी ड्राइंग, उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, तो मास्टर जी जब देखते हैं माधव के स्कूल शुरू होने के टाइम पे कि माधव चलो आम बच्चों की तरह क्लास में बैठ कर तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन यह कि जो इसकी ये कला है माधव की, वो मास्टर जी कहते हैं कि ये कला में अपनी ऐसा
रंग दिखाएगा कि इसी में ही इसकी ताकत होगी, ये इसकी कमज़ोरी नहीं, ये इसकी ताकत होगी। मास्टर जी की ख्वाहिश होती है कि चलो जो रूटीन के मुताबिक ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकता, अलबत्ता ये कि जब तक हमारे इस इलाके में, हमारे इस गांव में कोई ऐसा स्कूल नहीं आता जो कि ऐसे बच्चों को पढ़ा सके, तब तक मैं इसको कलरिंग बुक्स के साथ और जहाँ तक हो सके इसकी ड्राइंग को, इसकी पेंटिंग्स को इम्प्रूव करा सकूं और इसको ऐसा महसूस ना होने दूं कि ये अपने आप को निगलेक्टेड फ़ील करे या नज़रअंदाज फ़ील करे। ये मास्टर जी की अच्छाई होती है कि वो इसको स्कूल रोज़ बुलाते हैं आम बच्चों की तरह और इसको पूरा टाइम देते हैं। बेशक वो पेंटिंग बनाने में हो, चित्र बनाने में हो या किसी भी किस्म की ड्राइंग हो। ये जो मास्टर जी का एहसास होता है, यही माधव के लिए बहुत हिम्मत की बात होती है, क्योंकि अगर ये मास्टर जी इसका इस तरह साथ ना देते तो शायद माधव बहुत अपने आप को अकेला महसूस करता और परेशान रहता। तो अब मास्टर जी बच्चों को पढ़ा के अब माधव के पास आ गए हैं और इसको बताते हैं कि भाई आज तुमने कौन सा चित्र बनाया, कौन सी ड्राइंग बनाई, किसकी शक्ल बनाई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ टाइम माधव को भी देते हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता समय हो गया है छुट्टी का। छुट्टी के बाद सब बच्चे निकल पड़ते हैं ग्राउंड की ओर खेलने के लिए। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई छुपन छुपाई खेलता है, मुख्तलिफ जो कि खेल होते हैं हमारे। माधव भी अपना बस्ता उठाए बस चुपचाप चल पड़ता है अपने उसी ग्राउंड की ओर और एक दरख्त के नीचे जाके बैठ जाता है। बाकी बच्चे सब क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है और माधव बस उनको चुपचाप बैठा देख रहा है। मास्टर जी अपने घर की ओर जाने लगते हैं तो देखते हैं कि ये माधव को अलग से बिठाए सब अपने अपने खेलों में बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं और इस बेचारे को कोई बिल्कुल भी मुंह नहीं लगा रहा। तो मास्टर जी कहते हैं केसू को और औरव को, जो कि माधव के ही उम्र के होते हैं बच्चे, कि औरव और केसू तुम दोनों को पहले भी मैंने कहा है कि चलो माधव को अगर हम लोग साथ क्लास में नहीं पढ़ा सकते तो खेल कूद में साथ लगाया करो, वो अच्छे से खेल सकता है, उसमें शक्ति है, उसमें समझदारी है। तुम लोग क्यों नहीं उसकी इस कला को समझते हो और उसको अपने साथ क्यों नहीं खिलाते हो। तो वो कहते हैं जी जी मास्टर साहब हम इसको खिलाएंगे, ऐसा नहीं है, हम बस अपना एक खेल के साथ ही उसको शामिल कर लेंगे, जो एक ऊपर ऊपर से बस टालने की ही बात होती है। तो जैसे ही मास्टर साहब जाते हैं अपने घर की ओर, पीछे से वही औरव और केसू उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बस एकदम से झिड़क देते हैं माधव को कि चलो पीछे होके बैठ जाओ, तुम्हें हमारे साथ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जुमला भी कोई माधव के लिए नया तो होता नहीं, उसको पता होता है कि जब भी मास्टर जी इनको कह के जाते हैं तो ये उनके सामने तो हाँ जी कहते हैं, लेकिन पीछे मुझे इस तरह से झिड़क देते हैं। तो वो उधर ही चुपचाप बैठा रहता है, अपने पेंटिंग्स पे काम करता रहता है, चित्र पे काम करता रहता है। तो आज का ये दिन आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो जाता है और दोपहर का समय करीब आ जाता है। अब सब बच्चे अपने अपने घरों की ओर चल पड़ते हैं। इस तरह माधव भी अपना बस्ता उठाए चल पड़ता है अपने घर की ओर। घर पहुंच के वही घर की रूटीन, सब घर वालों से मिल के दोपहर का खाना खा के शाम हो जाती है और इस तरह शाम के बाद रात और एक नई सुबह का आगाज़ फिर से हो जाता है। सुबह की नई किरणों के साथ एक नया दिन भी शुरू हो गया है। माधव इस तरह अपने रूटीन में नाश्ता पानी करके अपना बस्ता उठाए स्कूल की ओर चल पड़ा है और स्कूल पहुंच के अपने दरख्त के नीचे बैठ जाता है, छाँव में अपने पेंटिंग्स के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। अंदर क्लासरूम में मास्टर जी बच्चों को पढ़ाते हैं और इस तरह माधव के पास आके भी उसको चित्र के ऊपर उसको कुछ लेसन्स देते हैं, कुछ सिखाते हैं, सबक देते हैं। माधव अच्छे से सुनते हुए अपने इसी कला को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर से छुट्टी की घंटी बजती है। घंटी बजते ही शोर शराबा, खुशी का मेला, सब बच्चे दौड़ पड़ते हैं उसी ग्राउंड की ओर और माधव भी उसी ओर चला जाता है जहाँ पे अक्सर जाके बैठता है दरख्त के नीचे ग्राउंड में। आज औरव और केसू उसको पहले ही झड़क देते हैं कि माधव तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मास्टर जी यहाँ से गुजरेंगे और वो हमें बोलेंगे कि तुमने इसको अपने साथ क्यों नहीं खिलाया, तुम यहाँ से कहीं आसपास कहीं और हो जाओ। माधव सीधा सादा सा एक कलाकार बस अपना बस्ता उठाए, इनसे क्या बहस करे,
या क्या बात करे। चल पड़ता है आगे जंगल की ओर, जो कि करीब ही होता है। जंगल में आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ग्राउंड से थोड़ा थोड़ा दूर होता रहता है। ये अक्सर जाता है जंगल में, और जंगल में जाके कभी किसी दरख्त का कोई चित्र बना लिया, कभी किसी तालाब का कोई चित्र बना लिया। तो इसके लिए तो कला की कोई कमी नहीं। इसके पास कला है और कुदरत के पास नज़ारे हैं। ये बनाता रहेगा, नज़ारे कम नहीं होंगे, नज़ारे बढ़ते रहेंगे, इसकी कला की कारीगरी भी बढ़ती रहेगी। ये तो कुदरत का अनमोल तोहफ़ा होता है इसके अंदर, जो एक ख़ास तौर पे इसके अंदर बसता है। तो इसको पता है कि मैं आज किसी भी नए ठिकाने पे जाके अपनी कला का इस्तेमाल करूँगा और कोई नया अच्छा सा चित्र बनाऊँगा। करते करते ये थोड़ा दूर घने जंगल की ओर चल पड़ता है, क्योंकि अभी दोपहर का समय है और बड़े आराम से वापसी टाइम से हो सकती है। ये पहुँचता पहुँचता एक तालाब के पास पहुँच जाता है, और वहाँ ठंडी हवा का झोंका ऐसे अच्छा लगता है। छाँव में बैठ के ये तालाब की तस्वीर बनाना शुरू कर देता है, उसका चित्र बनाना शुरू कर देता है। गांव से कुछ दूर आ गया है और इसको मालूम है कि ये जंगल का इलाका है, तो यहाँ कुछ मुझे एहतियात से भी रहना होगा। अब बैठा हुआ ये अपनी तस्वीर पे काम कर रहा होता है, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता भारी कदमों की तालाब के परली तरफ से दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। ये एकदम से चौंक जाता है, आसपास देखता है तो कुछ ख़ास नज़र तो नहीं आता, लेकिन ये भारी कदमों की आवाज़ तालाब की ऑपोजिट साइड से परली तरफ से आ रही होती है। एकदम से खड़ा हो जाता है, हाथ में कलम और वो किताब, बस उसी ओर आंखें होती हैं और देख रही होती हैं कि ये माजरा क्या है, कहीं कोई ख़तरनाक जानवर तो नहीं। देखता है गौर से कि पत्तियों में से, झाड़ियों में से निकलता हुआ वो बड़ा सा मुँह एक शान की चाल चल रहा है, एक अपनी मस्त अंदाज में झाड़ियों से निकलता हुआ उसी तालाब के किनारे बैठ के अब अपनी बड़ी सी ज़बान निकाल के पानी पीना शुरू हो गया है। बाघ, एक ख़तरनाक बाघ, टाइगर, किसी का डर नहीं, खौफ नहीं, अपनी मदमस्त चाल में चलता हुआ जंगल से निकलता हुआ इसी तालाब में बैठ गया है और पानी पी रहा है। तालाब थोड़ा बड़ा है, परली तरफ इसको बाघ नज़र आ रहा है और इसको अब डर और खौफ होता है कि इतना ख़तरनाक जानवर मेरे सामने, और हमारे इलाके में जंगल तो है लेकिन हमारे इलाके करीब बाघ आना पहले कभी सुनते थे, लेकिन ऐसा कोई वाक़या ताज़ा तो नहीं देखा। लेकिन समझदार होता है माधव और हिलता नहीं अपनी जगह से कि हिलूँगा तो कहीं ना कहीं बाघ को आहट आ जाएगी। वहीं चुप करके सुन करके बैठ जाता है और उसको देखता रहता है कि कहीं भी आसपास निकले तो मैं यहाँ से फ़ौरन वापस भागूँ। और यही होता है कि वो खाना खा के कोई आया होता है, शायद किसी जानवर का शिकार करके। पेट भर के पानी पीता है वो बाघ, और उसके बाद उठ के अपनी दुम हिलाए वापस उसी घने जंगल में चला जाता है। माधव अब बगैर पीछे देखे अपना बस्तर समेटे फ़ौरन निकलता है गांव की ओर, वापस गोरजानी की ओर। अब आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे मुड़ के देखता है कहीं वो बाघ इसका पीछा तो नहीं कर रहा, कहीं आवाज़ इसको भारी कदमों की महसूस तो नहीं हो रही। ये तो बेचारा शोर भी नहीं मचा पाएगा। बस आसपास देखते हुए, दाएं बाएं देखते हुए, पीछे ख़ास तौर पे देखते हुए मुड़ मुड़ के देखता है और परेशान है कि बस जल्दी जल्दी किसी भी तरीके से मैं पहुंच जाऊं अपने गांव। अब आहिस्ता आहिस्ता सांसों में सांस आना शुरू हो रही है, कदम बहाल होना शुरू हुए हैं, कुछ होश कायम होना शुरू हुए हैं, क्योंकि अब सामने गांव का ग्राउंड नज़र आ रहा है जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, और पीछे मुड़ के देखता है तो कोई ऐसा ख़तरा नहीं। माधव अपने कदमों को तेज़ बढ़ाता बढ़ाता ग्राउंड में पहुँच जाता है जहाँ बच्चे होते हैं। उनको हिला के उन सबको इशारा करके बुलाता है कि इधर आओ, मेरी बात सुनो। लेकिन वो सब उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये ऐसे ही बस अपना वक्त ज़ाया कर रहा है, छोड़ो तुम अपना खेल खेलो। माधव चाहता है कि सबको बताए गांव वालों को कि इस तरह से इसने बाघ देखा है जंगल में, वो भी गांव के बहुत करीब। तो कोई ना कोई सबको एहतियात से काम लेना होगा, इन सबको बताना होगा कि कोई मज़ीद आगे जंगल में इस तरह ना जाए, और जो गांव बिल्कुल करीब है या जो इलाका जो करीब है जंगल के, वहाँ के लोग अपनी ज़्यादा एहतियात करें। तो इसके पास एक ही रास्ता होता है कि एक ही बंदा पूरे गांव में इसकी बात सुनता है, और वो मास्टर जी होते हैं।
ये दौड़ता है मास्टर जी के घर की तरफ। वहाँ पहुँचता है, मास्टर जी का दरवाज़ा बजाता है ज़ोर ज़ोर से। मास्टर जी जो कि खाना खा के दोपहर का अब कुछ देर के लिए आराम कर रहे होते हैं, सस्ता रहे होते हैं, उठ के देखते हैं कि माधव, हाँ माधव क्या बात है, सब खैरियत? माधव इशारा करता है कि ठहरें, मैं आपको बताता हूँ। वो फ़ौरन वहीं बैठ के मास्टर जी के पास फ़ौरन से चित्र बनाता है बाग का और दिखाता है मास्टर जी को। मास्टर जी कहते हैं हाँ बाग है, क्या हुआ? फिर इशारा करके बताता है कि जंगल की तरफ मैंने बाग देखा है। मास्टर जी कहते हैं अच्छा, तुम जंगल में क्या करने गए थे? वो बताता है कि मैं वैसे ही बस रूटीन के मुताबिक कभी कभी चित्र बनाने जाता हूँ, तस्वीर बनाने जाता हूँ, तो आज भी गया था और इस तरह से मैंने वहाँ बाग देखा, जो कि हम सब के लिए बहुत ख़तरा हो सकता है। मास्टर जी भी ये बात सुन के काफ़ी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, मुझे सबको ये बताना होगा। मास्टर जी कहते हैं ठीक है, तुम बस घर जाओ, मैं पंचायत में शाम में आऊँगा और मुखिया जी को कहूँगा कि सब गांव वालों को इकट्ठा करें और सबको इसके बारे में बताऊँगा। माधव अपने घर को निकल पड़ता है और बाकी बच्चों को भी इशारा करता रहता है कि अब चलो, बस यहाँ से चलो। लेकिन बाकी बच्चे कहाँ उसकी सुनते हैं, वो तो उसको बस एक तरह से झिड़कते रहते हैं कि बस तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। माधव घर पहुँचता है, बस अपना दोपहर का खाना खाता है। कुछ सांस में सांस आती है, लेकिन घर वालों को बताता नहीं है कि जंगल गया था आज, कि घर वाले मज़ीद परेशान ना हो और उसको डांटे ना। यहाँ शाम में मास्टर जी मुखिया जी के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि मुखिया जी, सबको इकट्ठा कीजिए, ज़रूरी बात करनी है। गांव वाले जो बड़े बड़े सारे होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि पहले से ही उसी पंचायत में बैठे होते हैं ज़्यादातर लोग। तो मास्टर जी बताते हैं कि आज इस तरह से माधव ने जंगल में बहुत ही करीब गांव से इस तरह से बाघ को देखा है, और एक बड़ा साइज़ का बाघ, जो कि हम सब के लिए बड़ा काफ़ी ख़तरे की बात हो सकती है। मुखिया जी और सभी गांव वाले जो इस बात को सुनते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि इस बात को कितना सीरियस लिया जाए, क्योंकि माधव जो कि 10-12 साल का बच्चा है और बोल तो सकता नहीं। हाँ, हम सबको पता है, हम सबका प्यारा है, अच्छे चित्रकारी करता है, अच्छी तस्वीरें बनाता है, लेकिन क्या वाकई इसकी बात को हमें ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए? बच्चा है, हो सकता है कि इसने कोई और चीज़ देख ली हो और घबरा गया हो, या जंगली कोई और जानवर देख लिया हो। लेकिन मास्टर जी कहते हैं कि मुझे तो माधव की बात पे पूरा यकीन है, क्योंकि माधव कोई गलती नहीं कर सकता, और जितने अच्छे तरीके से इसने देखें ये चित्र बना के दिया है बाघ का, क्या इसमें कोई शक की गुंजाइश है? सारे वो इसका चित्र देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, तो कहते हैं हाँ नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें इसकी बात पे इनकार भी नहीं है और यकीन भी नहीं है। मेरा ख़्याल से हम सबको अभी आराम से अपनी अपनी जिस तरह रूटीन चल रही है उसमें रहना चाहिए। हम माधव की बात को झुठलाते नहीं हैं, लेकिन एकदम से यकीन करना और अपने अपने घरों में दबक के बैठ जाना, या रूटीन के मुताबिक अपने आप को जंगल से दूरी बना लेना, तो ये भी ठीक नहीं है। यहाँ पे वही माधव के दोस्त दोनों औरव और केसु भी मौजूद होते हैं, और वो कहते हैं कि हमें तो लगता है कि जैसे कि ये हम इसको खिलाते अपने साथ नहीं हैं, और ये चाहता है कि हमें डराना चाहता है कि हम भी वहाँ पे ना खेलें और ये अपने मकसद में कामयाब हो। ये तो बस हमें डराना चाहता है कि जैसे ग्राउंड के करीब ही बाघ है और वो हम पे हमला कर देगा, ताकि ये भी ना खेले और हम भी ना खेल सकें। इस पे मास्टर जी औरव को और केसु को डांटते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा माधव नहीं सोचता और ना इसकी कोई ऐसी सोच है। तुम लोग तो उसको अपने साथ खिलाते नहीं हो, और अगर वो तुम्हारा भला कर रहा था तो अभी तुम उसको जो है वो परेशान कर रहे हो और कसूरवार ठहरा रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। बाकी गांव वाले भी कहते हैं कि हाँ बात तो ठीक है, ऐसा नहीं है माधव के जानबूझ के ऐसे कोई बात करे, लेकिन हमें भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो मुखिया जी और बाकी गांव वाले, जहाँ पिताजी होते हैं माधव के, मुखिया जी माधव को कहते हैं कि माधव, तुम भी अब गहरे जंगल में ना जाना, ताकि तुम्हारी जान को भी कोई परेशानी ना हो। ग्राउंड में ही रहा करो और ग्राउंड से बाहर तक ना जाया करो। बाकी अगर कोई बाघ का ख़तरा होगा तो हम देख लेंगे, दोबारा नज़र आए तो ज़रूर बताना। बस ये बात करके सारी बात रफ़ा दफ़ा हो जाती है, जबकि मास्टर जी चाहते हैं कि हम सब क्यों ना एक अच्छी सी बीट लगा के थोड़ा जंगल तक जाएं, और अगर कोई इस तरह का जंगली जानवर हमारे करीब भी है तो वो आगे भाग जाए। मास्टर जी की तो ये ख्वाहिश होती है, लेकिन मुखिया जी कोई ख़ास इस पे तवज्जो नहीं देते। शायद उनको इंतज़ार होता है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए तभी हम कोई तवज्जो दें।
पंचायत मुकम्मल होती है और सब अपने अपने घरों को चल पड़ते हैं। माधव भी अपने पिताजी के साथ अपने घर को चल पड़ा है। माधव के पिता उसको रास्ते में कहते हैं कि माधव, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने वक्त पे मास्टर जी को सब कुछ बता दिया। बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है। देखो, तुम अब जंगल में न जाना और स्कूल की छुट्टी के बाद ग्राउंड में भी न जाना, क्योंकि ग्राउंड जंगल के कुछ करीब है। तो बस सीधा घर आया करो और कहीं और न जाना। शाम होती है, शाम के बाद रात को सितारे देखता हुआ माधव उनके अपने ख्यालों में एक चित्र बनाता हुआ, एक सितारों की दुनिया अपने ख्यालों में बनाता हुआ बस खूबसूरत सपने देखता हुआ सो जाता है। कहीं कहीं इन सपनों में बाघ तो आता है, इसको डराता है, लेकिन है तो बाघ ही, और बाघ जो है वो सपने में। इसलिए माधव दोबारा से अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। सुबह होती है और रूटीन में नाश्ता करके चाय पानी से मुकम्मल होके माधव चल पड़ता है स्कूल की ओर। सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए हैं और दिन की शुरुआत हो गई है। माधव स्कूल पहुंच के अपने उसी दरख्त के नीचे बैठा अब अपने आज चित्र के ऊपर काम कर रहा है। और चित्र कौन सा है जी? बाघ का। बाघ जो कि ताज़ा ताज़ा इसके जहन में बैठा हुआ है। उसकी शान, उसकी आबोताब, उसकी चाल, उसका पानी पीने का अंदाज़, उसकी ज़बान जब पानी से टकराती है वो आवाज़, और उसकी पानी पीने के बाद उठने की शान, ये सब इसकी दिलो दिमाग में छाया हुआ है। वो इन्हीं सब चीज़ों को आस्ता आस्ता कभी किसी तस्वीर में बनाता है, कभी किसी तस्वीर में बनाता है। बच्चे गुजर रहे हैं इसके पास से और देखते हैं कि ये तो बाघ में ही मगन है। खूब हंसते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। अच्छा तो तुमने बाघ देखा है, अच्छा तो तुमने बाघ देखा है, और खूब हंसते हंसते निकल जाते हैं क्लास में। वहाँ क्लास में मास्टर जी अपना लेक्चर दे के आज पढ़ा के फ्री हो जाते हैं और सब बच्चे अब ग्राउंड की ओर चले गए हैं। मास्टर जी बच्चों को कहते हैं कि देखो बच्चों, तुम एहतियात करो, अभी फ़िलहाल ग्राउंड में इतना ज़्यादा ना खेलो, दूर दूर रहना। बच्चे भी बस औरव के स्वर बाकी सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए जी जी मास्टर जी बिल्कुल ठीक है, उनके सामने हाँ हूँ करते हैं और करते अपनी ही है मनमानी और जाके ग्राउंड में खेलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ मास्टर जी आके केसू को देखते हैं तो ये सब दोबारा अपने ग्राउंड में खेलना शुरू हो होते हैं और माधव अपना बस्ता उठाए अपने चित्र के साथ अपने घर की ओर जा रहा होता है। मास्टर जी कहते हैं कि तुमने सब तस्वीरें, जितने भी चित्र बनाए हैं, बहुत खूबसूरत हैं, इनको संभाल के रखना और तुम घर जाना, कहीं और ना जाना। माधव भी इनकी बात सुन के सर झुकाए चल पड़ता है घर की ओर। लेकिन इसके भी दिल में तो कहीं ना कहीं आता है कि है तो बच्चा ही, कि इतनी जल्दी घर जाके क्या करना है, ग्राउंड में ही चलता हूँ और ग्राउंड में जाके बैठता हूँ। माधव ग्राउंड में जाके बैठ जाता है दरख्त के नीचे, जो कि करीब होता है अब जंगल की सरहद से, जहाँ से जंगल आगे शुरू हो रहा होता है। सब बच्चे इसको देख रहे होते हैं कि ये बैठा अपने कामों में लगा हुआ है, अपने चित्रकारी में मसरूफ़ है और बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं। ये अपनी पेंटिंग्स पे काम कर रहा होता है कि इसको हल्की हल्की सी दूर से ही गुर्राहट की आवाज़ सुनाई देती है। माधव फ़ौरन पहले तो अपने कानों को अलर्ट कर लेता है, गौर से देखता है, सुनता है कि वाकई ये तो आहिस्ता आहिस्ता एक बाघ की गुर्राहट है, जैसे कि चलता हुआ टहलता हुआ इधर ही कहीं घूम फिर रहा है। लेकिन बच्चों का शोर उस तरफ इसको फिर भी कुछ वहम में डाल रहा होता है कि वाकई ये बाघ की ही आवाज़ है, क्योंकि बच्चे साथ ही ग्राउंड में तो खेल रहे होते हैं। कोई छुपन छुपाई खेल रहा है, कोई पकड़ पकड़ाई खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन अब माधव को अपने कानों पर यकीन हो जाता है कि ये वाकई बाघ की गुर्राहट है। माधव और कुछ ना देखते हुए, ना सोचते हुए फ़ौरन इसी दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और बड़ी सी शाख पे चढ़ के बैठ जाता है। फ़ौरन अपना बस्ता संभाले, अपनी आंखें गाड़े हुए जंगल की ओर और अपने कानों को सुनते हुए कि ये आखिर आवाज़ बाघ की इतने करीब कैसे आ गई। बाकी बच्चे और केसू और सब जब देखते हैं कि एकदम से ये डर के ऊपर दरख्त पे चढ़ गया है तो खूब हंसते हैं, कहका मार के हंसते हैं कि अच्छा तो हमें डराया जा रहा है, तुम चाहते हो कि हम यहाँ से डर के भाग जाएं क्योंकि हम तुम्हें खिलाते नहीं। क्या क्या तुम तरीके आजमाओगे कि हम यहाँ से भाग जाएं, लेकिन हम डरने वाले नहीं और ना भागने वाले हैं, हम तो खेलने वाले हैं और खेल के ही रहेंगे। यहाँ माधव दरख्त पे चढ़ा इशारे कर रहा होता है कि नहीं यहाँ से भागो, यहाँ से तुम लोग भागो।
या इस तरफ आ जाओ, दरख्त की तरफ आ जाओ, कोई दरख्त पे चढ़ जाओ। वो बेचारा बस अपने तरीके से जो इशारे कर सकता है कर रहा होता है, और ये दूर बस अपना ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और अपने गेंद बल्ला के गेल में दोबारा से शुरू हो जाते हैं। दरख्त पे बैठा माधव अब देख सकता है बाघ को, जो कि झाड़ियों के करीब आ चुका होता है, जिसके बाद ग्राउंड होता है और ये बच्चे वहाँ खेल रहे होते हैं। इनको अपने शोर व गुल में, आवाज़ों में इस बाघ की कोई आवाज़ नहीं आती। यहाँ माधव डरा सहमा दरख्त पे बैठा, अब तो ना घर के लिए और जा सकता है, क्योंकि इसे पता है नीचे उतरे तो ख़तरा बाघ का है, इसको पकड़ सकता है या किसी को पकड़ सकता है। वो बाघ जो कि घात लगाए बैठा होता है, अब बस झाड़ियों के पीछे जहाँ से शुरू होता है ग्राउंड, अपना निशाना देख रहा होता है कि जो बच्चा बैटिंग कर रहा है, जिसके हाथ में बल्ला है, वही मेरे सबसे करीब है। एक ज़ोरदार धाड़ लगा के जंप करके कूद पड़ता है ये बाघ इसी ग्राउंड में और सबके सामने आ जाता है। ये बच्चे सब शोर मचा के अब सुन के सुन रह जाते हैं। इनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता, अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा होता, जो देख रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं। एक ज़ोरदार धाड़ जो इन सब को जमा देती है। केसू जो कि बल्ला पकड़े बस अपनी बैटिंग की इंतज़ार में होता है, उसके बिल्कुल आमने सामने ये बाघ अपनी आँखों से आंखें डाले इसको बस हमला करने की तैयारी में होता है। हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं सबके, सब जमे के जमे रह जाते हैं। जैसे ही एकदम से बाघ केसू पे हमला करता है, एक ज़ोरदार धाड़ के साथ उसकी गर्दन दबोचता हुआ फ़ौरन अंदर वापस झाड़ियों में जंगल की ओर भाग जाता है। बाकी बच्चे सुन के सुन पड़ जाते हैं, बस जैसे ही एकदम से इनको होश आता है कि हुआ क्या, शोर मचाते हुए भागते हैं अपने अपने घरों की ओर कि बाघ बाघ केसू को ले गया, बाघ बाघ केसू को ले गया। यहाँ माधव दरख्त पे जमा का जमा रहता है, उसमें उतरने की हिम्मत नहीं होती, ना वो उतर के अपने घर को भाग सकता है। ये शोर सुन के सारे गांव वाले आस्ता आस्ता इकट्ठा शुरू हो जाते हैं। तो और बाकी सब साथी बताते हैं कि बाघ जो है वो झाड़ियों से निकल के केसू को जंगल की ओर ले गया है। सारे गांव वाले भागते हैं। अब सबको यकीन आ जाता है कि जब वो खून देखते हैं, बच्चों की बात सुनते हैं और भागते हैं जंगल की ओर, क्योंकि अब तो देर हो जाती है। अब ये अपनी आँखों से सब कुछ देख लेते हैं कि जो माधव कह रहा था वो ठीक था। जंगल की ओर सारे गांव वाले आस्ता आस्ता भागना शुरू करते हैं और देखते हैं कि दरख्त पर चढ़ के बैठा है माधव, जो आज भी थोड़ी देर पहले तक इन सबको सिग्नल दे रहा था अपनी ज़बान में, अपने अंदाज में कि बच जाओ, अभी भी मौका है, बाघ अभी कुछ ज़्यादा दूर नहीं। मास्टर जी भी मौके पर पहुँच जाते हैं और मास्टर जी भी गाँव वालों के साथ आगे जाते हैं। इन सबको आगे ज़्यादा देखते हुए अब माधव को भी सुकून आता है कि चलो बाघ भी चला गया है और गांव वाले जंगल में गए हैं। वो उतर के फ़ौरन घर को भागता है। यहाँ पे ये सब गांव वाले आगे जाते हैं, शोर शराबा करते हुए, हू हल्ला करते हुए आगे भागते हैं। लेकिन वो बाघ न जाने कितने दूर केसू को ले जा चुका होता है और बहुत ही मुश्किल से कहीं शाम के करीब जाके केसू का आधा से ज़्यादा खाया हुआ जिसम इन्हें मिलता है और ये उसको लेके वापस आते हैं गांव में। मास्टर जी सभी गांव वालों को और सरपंच जी को कहते हैं कि देखा, आप लोगों ने माधव की बात को नज़रअंदाज किया, क्या सिर्फ उसका कसूर ये था कि वो बोल नहीं सकता? अगर कोई बोलने वाला ये सब बात बताता तो क्या हम उसकी बात पे यकीन ना करते? और हमने उसकी बात को नज़रअंदाज करके कितना बड़ा नुकसान उठाया। कभी भी हमें किसी की बात को छोटा नहीं समझना चाहिए और सबकी बात को पूरी वैल्यू देनी चाहिए। मास्टर जी ये सारी बात गांव वालों से करके सर झुकाए चले जाते हैं अपने घर की ओर और बाकी सब गांव वाले इसी परेशानी के आलम में दुख मनाते हुए बस सर झुकाए खड़े रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपने दोस्तों को, भाइयों को हमारे चैनल के बारे में आगाही दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। गुड डे।